1732 स्टर्लिंग पाउंड उनको दे दी, करोड़ स्टर्लिंग पाउंड उनको दिया था। उन्होंने वायदा किया कि जब भारत को आजाद करेंगे तो वापस देंगे, लेकिन वो आज तक हमने कभी वापस उनसे मांगा नहीं और उन्होंने कभी हमको दिया नहीं। 1952 में संसद में एक बार इस पर बात हुई और हमारे देश के कई सांसदों ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि हमने पैसा दिया था इंग्लैंड को, वापस ले लो। तो नेहरू जी ने कहा छोड़ दो, माफ कर दो, क्योंकि उनसे दोस्ती बनानी है अपने को। तो किसी ने कहा कि ये 250 साल हमारे ऊपर जो कुकर्म किया है, बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है, वो सभी भूल जाएं। तो नेहरू जी ने कहा हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी भुलाना पड़ता है। ऐसी ऐसी कुछ बातें कह के वो सब उन्होंने छोड़ दिया, माफ कर दिया। अगर वही हमने वापस ले लिया होता तो हिंदुस्तान को पंचवार्षिक योजना को चलाने के लिए विदेशी कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी पैसे से हम देश का विकास कर सकते थे। खैर, वो हमने छोड़ दिया और हमने नया कर्ज लेना शुरू किया, और जब से कर्ज लेना शुरू किया उसी दिन से भारत के रुपए की कीमत कम होना शुरू हुआ, और कम होते 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 आज लगभग 44 रुपया डॉलर के आसपास आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा ये हुआ कि हमारे देश के रुपए की कीमत 4400% कम हो गई। 4400% रुपए की कीमत गिर गई, 44 गुनी रुपए की कीमत कम हो गई। जब रुपए की कीमत कम हुई तो डॉलर की कीमत बढ़ी। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि हम जो दुनिया के बाजारों को बेच रहे हैं वो सस्ता बिक रहा है, और हम जो दूसरे बाजारों से खरीद रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है। हम जो बेचते हैं, एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, निर्यात जिसे हम कहते हैं, वो बहुत सस्ता जाता है। जैसे हम हीरे जवाहरात निर्यात करते हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात का सबसे ज्यादा निर्यात इस देश से होता है। महाराज जी, इस देश के लोग बड़ी मेहनत से हीरे की घिसाई करते हैं, और वो हीरा दुनिया के बाजार में हर साल 45,000 करोड़ रुपए का बिकता है। एक दिन मैंने उसका हिसाब निकाला कि 45,000 कोटि रुपए का जो हीरा हम दुनिया के बाजार को बेचते हैं, ये कब, जब 44 रुपया $1 है तब। मान लो $1 1 रुपया होता तो जितना हीरा हम बेच रहे हैं इतना ही हीरा बेचकर हमको कम से कम 2.5 लाख कोटि रुपए मिलता, कम से कम। आज मिल रहा है मात्र 45,000 कोटि रुपए। मिलना चाहिए हमको 2.5 लाख कोटि रुपए, 2,50,000 कोटि रुपए हमें मिलना चाहिए। और अगर कुल निर्यात की बात करें, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, चाय, कॉफी, पान, और हमारे देश का बहुत अच्छे अच्छे किस्म के फल, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां, बासमती चावल, जो कुछ भी हम दूसरे देश को निर्यात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, मखाने, ये सब कुछ जो एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक साल का लगभग 50 अरब डॉलर है। अगर रुपया डॉलर बराबर होता तो यही निर्यात लगभग 2500 अरब डॉलर का होता, और 2500 अरब डॉलर का अगर निर्यात हम करते हर साल तो हिंदुस्तान 10 साल में सोने की चिड़िया हो जाता। भारत की एक एक गांव की सड़क सोने से बन जाती, एक एक मंदिर इस देश में सोने चांदी का हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है? रुपए की कीमत गिरी है, डॉलर की कीमत बढ़ी है। तो जो कुछ हम बेच रहे हैं वो कौड़ी के भाव में जाता है। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। भारत देश का सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बाद दूसरे नंबर पर वो है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। लोहा बनाने का कच्चा माल हम बेचते हैं, मैग्नीज ओर हम एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं। 1956 में महाराज जी 7 रुपए किलो हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते थे। 1990 में 1 किलो कच्चा लोहा 7 रुपए में बेचते थे। आज वही लोहा 15 पैसे में बिकता है। जो लोहा हम 7 रुपए किलो में बेचते थे दुनिया के बाजार में, कच्चा लोहा, वही लोहा अब हम 15 पैसे किलो में बेच रहे हैं। माने हर 1 किलो लोहे के निर्यात पर 6 रुपए 85 पैसे का हानि हो रहा है, और हर दिन 2 करोड़ टन कच्चा लोहा इस देश से विदेश जा रहा है। 1 टन में 1000 किलो होता है, 2 कोटि में 1000 का गुणा करो और उसमें 6 रुपए 85 पैसे का और गुणा करो। हर दिन इतने 1000 करोड़ रुपए का नुकसान लोहे के निर्यात में। इसी तरह मैग्नीज और एक्सपोर्ट करते हैं।
इसी तरह हम कॉपर का और एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, सिले सिलाई कपड़े, खादी के कपड़े, कॉटन के वस्त्र, ये सब जो हम कुछ बाहर बेचते हैं, ये सब में हमको भयंकर हानि होती है, क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत है, रुपया कमजोर है। डॉलर कमजोर मजबूत है क्योंकि वो हमने कर्ज ले रखा है डॉलर में। जिस करेंसी में आप कर्ज लेंगे उसकी कीमत बढ़ेगी और आपकी करेंसी की कीमत गिरेगी। इसका एक दूसरा दुष्प्रभाव और होता है महाराज जी, हम जब दूसरे देशों से कुछ खरीदते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी के लिए कच्चा तेल खरीदते हैं, वो महंगा हो जाता है। जो हम बेचते हैं वो सस्ता है, जो खरीदते हैं महंगा है। सस्ता बेचे महंगा खरीदें तो घाटे का धंधा, और घाटे के धंधे को पूर्ति करने के लिए कर्ज लेना, कर्ज का ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना है। इस तरह के दुष्चक्र में हमारा देश अभी फंसा हुआ है। और ये कितना महंगा है, एक दिन मैंने हिसाब लगाया कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी जो कुछ हम खरीदते हैं आज, 45 रुपए लीटर हम पेट्रोल खरीदते हैं, 30 रुपए लीटर डीजल खरीदते हैं, 300 सवा 300 रुपए का एलपीजी गैस का सिलेंडर खरीदते हैं। ये कब, जब $1 1 रुपया है तब। मान लो $1 44 रुपया है तब। मान लो $1 1 रुपया होता तो, भारत ने कर्ज नहीं लिया होता, 1 रुपया $1 होता तो पेट्रोल की कीमत 1 रुपए लीटर, 1 रुपए 5-7 पैसे लीटर पेट्रोल हमें मिलता। डीजल की कीमत 40-45 पैसे लीटर। रसोई गैस का सिलेंडर 15 रुपए में, 15 या 20 रुपए में। दिल्ली से अमेरिका जाना और अमेरिका से वापस दिल्ली आना 450 रुपए में। मुंबई से दिल्ली जाना, दिल्ली से मुंबई वापस आना एसी स्लीपर क्लास मुश्किल से 22-23 रुपए में। हर चीज इस देश में आज जिस कीमत पर मिल रही है उससे 44 गुनी सस्ती हो जाती सीधे सीधे, अगर रुपया डॉलर बराबर होता। रुपया डॉलर कब बराबर होता है, जब भारत कर्ज मुक्त होता, कर्ज नहीं लिया होता। अर्थात जिन नेताओं ने कर्ज लेकर इस देश को दुष्चक्र में फंसाया है, ईश्वर उनकी आत्मा को कभी शांति प्रदान न करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे देश में कहते हैं मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। मैं कहता हूं कि जिन नेताओं ने कर्ज लेकर इस देश को कर्ज के दुष्चक्र में फंसा दिया, जिंदगी भर उनकी आत्मा भटकती रहे, उनको कोई योनि ना मिले, क्योंकि जितना बड़ा पाप कर्म वो करके चले गए, अब उसका दुष्परिणाम हमारी आने वाली 20 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अब दुष्परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है, हम तो फंस गए कर्जे के चक्कर में। हमने कभी कर्ज मांगा नहीं, कर्ज सरकार ने लिया, नागरिकों को उसका भुगतान करना है। कैसे? कर्ज तो सरकार लेती है, कर्ज का ब्याज भरने के लिए वो टैक्स आपके ऊपर लगाती है, और टैक्स हर साल इस देश में बढ़ता जाता है। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे खराब देशों में माना जाता है जहां सबसे ज्यादा टैक्स है। इस देश में टैक्स 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 इतने ज्यादा हैं कि आपका दिमाग घूम जाए अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाना शुरू कर दूं कि आप कितना टैक्स भरते हैं सरकार। आप हिंदुस्तान की सरकार को 3 स्तर पर टैक्स देते हैं। एक तो केंद्र सरकार को देते हैं, दूसरा राज्य सरकार को देते हैं, फिर तीसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देते हैं, और अभी ग्राम पंचायत को भी देना शुरू हो गया इस देश में। तो आप जो टैक्स भरते हैं वो 2 तरह के हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर के रूप में डायरेक्ट टैक्स, और एक तो इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर के रूप में। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, इनकम टैक्स जो आप भरते हैं, और इनकम टैक्स का एक भाई है कॉर्पोरेट टैक्स जो आप कंपनी के रूप में भरते हैं। ये दोनों जो है ना वो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। इनको छोड़कर जितने भी टैक्स आप भरते हैं वो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, सीएसटी, एसएसटी को खत्म करके अब वैट लाया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स भरते हैं, एग्जिट टैक्स देते हैं, एंट्री टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं। सब तरह का जो टैक्स देते हैं आप, वो सभी इनडायरेक्ट हैं। 2 टैक्स डायरेक्ट हैं, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, ये टैक्स के रूप में आप जितना पैसा देते हैं भारत सरकार को, उसका मैंने इस साल के बजट में से हिसाब निकाला। हर साल महाराज जी भारत के लोग आज की तारीख में 7,50,000 कोटी रुपए टैक्स भरते हैं।